हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एक गांव में दो देवरानी जेठानी गंगा और रेशमा रहती थीं। दोनों ही आइसक्रीम बेचने का काम करती थीं और उसी से अपना घर चलाती थीं। आइसक्रीम वाली आई, आइसक्रीम वाली, ठंडे ठंडे आइसक्रीम लाई। आंटी, एक आइसक्रीम दो ना। गंगा सभी बच्चों को एक एक आइसक्रीम देती है। वहीं दूर एक गरीब बच्चा रेशमा के रेडी के पास खड़ा उससे बार बार आइसक्रीम मांग रहा था। चल हट भिखारी, मुफ्त में अपना एक बाल भी किसी को ना दूं मैं तो तुझे आइसक्रीम चाहिए हैं? आओ बेटा, लो मैं तुम्हें आइसक्रीम देती हूँ। गंगा मन की बहुत साफ थी। वो अक्सर मुफ्त में यूं ही गरीब बच्चों को आइसक्रीम बांट दिया करती। एक रोज दोपहर के वक्त जब दोनों आइसक्रीम बेच रहे होते हैं, काले रंग की गाड़ी से उतरकर एक आदमी बाहर आता है। शहरी बाबू, इनको तो मैं ही आइसक्रीम बेचूंगी। आइए आइए साहब, मेरे पास बहुत अच्छी आइसक्रीम है। मुझे कोई आइसक्रीम नहीं चाहिए। मेरे बॉस के घर एक फंक्शन है, कम से कम 1000 आइसक्रीम चाहिए हमें। एक हफ्ते में हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा, जरूर हो पाएगा। सर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनका ऑर्डर लेकर काम अधूरा छोड़ दे, इसलिए तुम दोनों को मैं 500 पीस का ऑर्डर देता हूँ। अगर काम समय पर नहीं हुआ तो दोनों को 5 हजार का हर्जाना भरना होगा, याद रहे। ये कहकर वो आदमी नोट की एक गड्डी निकालकर उसमें से एक 2000 का नोट रेशमा और एक गंगा के हाथ पर रख देता है। दोनों फौरन घर जाकर आइसक्रीम बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। सासू माँ को दवाई देकर रात का खाना बना लेना गंगा, मुझे तो फुर्सत नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। ठीक है भाभी। गंगा अपने सास के कमरे में जाती है जहां उसकी सास बिस्तर पर लेटी हुई होती है। गंगा के हाथ में दो छोटी छोटी लाल रंग की पोटली देते हुए वो कहती है, मेरी तबीयत बिगड़ती ही दिख रही है बहू, इसीलिए मैं तुझे कुछ देती हूँ, इसे हिफाजत से रखना। ये 2 पोटली, इसमें बीज हैं, इन्हें रात के वक्त ही बोना याद से। एक पोटली तेरी और एक पोटली रेशमा की। सास के कहे मुताबिक गंगा पोटली लेकर रेशमा के पास जाती है और उसे सब वैसे ही बताती है जैसे कौशल्या ने कहा था। ठीक है, रात को कौन खेती करता है, ये सब इसकी चाल है। मैं तो दिन में ही बीज बोऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह ही अपनी पुश्तैनी जमीन के एक हिस्से में रेशमा बीज बो देती है। सास के कहे मुताबिक गंगा रात को बीज बोने जाती है। दिन भर दोनों आइसक्रीम का ऑर्डर तैयार करने में लगे रहते। हद हो गई, ये गंगा घर के काम के साथ साथ इतनी आइसक्रीम तैयार कर ले रही है। ये तो 500 क्या 1000 आइसक्रीम बेच लेगी और मेरे तो 100 भी नहीं पूरे हो रहे। अगर अपना काम ना हो तो दूसरे का खराब कर दो, ये रेशमा रानी का उसूल है। रेशमा गंगा के आइसक्रीम में नमक डाल देती है। कुछ देर बाद गंगा आकर अपनी आइसक्रीम चखती है। हे भगवान, मैंने दूध में चीनी की जगह शायद नमक डाल दिया था। गंगा इसे अपनी भूल समझकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब अगर काम पूरा नहीं हुआ तो इस विल्सन को 5000 रुपए देने होंगे। कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे, और एक दिन में काम कैसे होगा। गंगा रोती हुई फिर से काम शुरू करती है। छठे दिन रात के वक्त गंगा रात को बीच में पानी देकर घर लौट आती है। अगले दिन विल्सन उनके पास आता है। क्या हुआ मेरा काम पूरा? वो साहब 300 आइसक्रीम बन गए हैं, बस एक दिन और दे दीजिए। मतलब काम नहीं हुआ? बॉस मुझे नहीं छोड़ेंगे, पर पहले तुम लाओ 5000 रुपए। वो तो मेरे पास नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो कोई प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रखो जब तक 10,000 मेरे पास नहीं आते। प्रॉपर्टी मेरे पास ही रहेगी, फिर पैसे देकर छुड़वा लेना। वो जमीन है ना गंगा, ऐसे भी बीजों में से कुछ भी नहीं निकलना, जमीन को इसके पास गिरवी रख देते हैं। पर सासू माँ के बीज, सासू माँ की चमची, चुप कर। चलिए साहब, हम आपको जमीन दिखाते हैं।
विल्सन दोनों के साथ जमीन पर पहुंचता है। गंगा के जमीन पर आइसक्रीम के पौधे और फल थे। अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम हर तरफ थी। बच्चे उछल उछल कर आइसक्रीम तोड़ रहे थे, जिसे देख गंगा हैरान और बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाती है। मतलब मेरे खेत में भी आइसक्रीम उगे होंगे। चलिए विल्सन साहब, मैं 1000 क्या 2000 आइसक्रीम दे सकती हूँ। रेशमा जैसे ही अपने खेत के हिस्से में जाती है, चारों तरफ सांप और बिच्छू थे। ये क्या हो गया? मर गई दैया रे। अरे भागो यहाँ से, ये तो हमें काट लेंगे। रेशमा की चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। विल्सन गंगा से आइसक्रीम खरीद लेता है और उसे अपने बॉक्स के फैक्ट्री में परमानेंट आइसक्रीम सप्लायर रख लेता है। सुमन, अरे उठो बहन, दिन निकल आया है और तुम हो कि अभी भी बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। सपना देख रही हूँ भैया, थोड़ी देर और सोने दो ना। तो ठीक है, हम बिना कुछ खाए पिए ही खेत पर जा रहे हैं। राघव की ये बात सुनते ही सुमन झट से उठ खड़ी होती है और अरे नहीं नहीं भैया, खाना खाकर ही खेत पर जाना, मैं अभी खाना बना देती हूँ। ये कहकर सुमन रसोई घर में चली जाती है और तभी पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला राधा उनके घर आती है। अरे राघव है क्या? आओ मौसी, कहो क्या बात है। राघव के ये पूछने पर राधा का स्वर कुछ रुआसा हो जाता है। बात ये है बेटा कि सुमन ब्याहने लायक हो गई है। अब हमें इसका ब्याह कर देना चाहिए। सोच तो मैं भी रहा हूँ मौसी, मगर अगर मगर को मार गोली और लड़की के हाथ पीले कर दे बस। राधा मौसी के समझाने पर राघव साहूकार बिशन को अपने खेत बेचकर सुमन की शादी कर देता है और फिर सोचता है, खेत बेचकर बहन की शादी तो हो गई, मगर अब मैं बेरोजगार हो गया हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। राघव ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ साहूकार बिशन आ जाता है। अरे क्या सोच रहा है राघव, खेती करना चाहता है क्या? खेत तो आपको बेच दिए, अब खेती क्या अपने सर पर करूं? सर पर क्यों करे, जमीन पर कर भाई। मेरे पास 2 बीघा बंजर जमीन पड़ी है, तू उसे ठीक ठाक करके उस पर खेती कर ले। ये सुनकर राघव खुश हो जाता है और दिन रात मेहनत करके साहूकार की बंजर जमीन को खेती लायक बना लेता है। साहूकार राघव के पास आकर जमीन देखता हुआ, अब देखना, यह खेत तुझे सोने के अंडे देगा और तेरी दशा सुधर जाएगी। मुझे सोने के अंडे मिले या ना मिले, बस अच्छी फसल मिल जाए वही बहुत है। राघव खेत में फूल गोभी के पौधे लगाता है और कुछ ही दिनों में पौधे काफी बड़े हो जाते हैं। फिर एक सुबह वो खेत में जाता है तो हैरान ही रह जाता है। अरे इतनी सारी मुर्गियां और अंडे, 2 अंडे तो सोने के भी हैं। शायद साहूकार तो सही कहता था कि ये खेत सोने के अंडे देगा। राघव ये सोच ही रहा होता है कि तभी साहूकार एक सुनार को साथ लेकर वहां आ जाता है। क्यों राघव, गोभी के साथ साथ अंडों की खेती भी हो रही है ना? हाँ, हो तो रही है। चल वो सोने के 2 अंडे हमें दे दे और बाकी के सब अंडे तू बाजार में बेचकर कमाई कर। इससे पहले कि राघव कोई जवाब देता, साहूकार खेत से सोने के अंडे उठा लेता है और उन्हें सुनार से देते हुए कहता है, लो भाई देख लो, ये अंडे खरे सोने के हैं या नहीं? अंडे तो खरे सोने के हैं, मगर इस राघव को भी इनका कुछ दाम तो मिलना ही चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, ये राघव मुझे रोज सोने के अंडे देगा और मैं इसके सारे खेत वापस कर दूंगा, ऊपर से ये खेत भी इसी के नाम कर दूंगा। अब तो साहूकार रोज सुबह आता और सोने के अंडे उठा ले जाता। कुछ दिन यही सिलसिला चला और फिर एक दिन गांव में राघव का एक दोस्त आया। सुना भाई आनंद, शहर की कैसी हवा तवा है? शहर की हवा तो कुछ ठीक नहीं है। वो कैसे? राघव के ये पूछने पर आनंद उसे सोने की एक बड़ी डकैती के बारे में बताता है। शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ गई है और चोरों ने बड़ी मात्रा में सोने के गहने चुरा लिए हैं। क्या चोर अभी तक पकड़े नहीं गए? अभी तक तो कोई हाथ नहीं लगा, मगर जल्दी ही पकड़ में आ जाएंगे। पुलिस ने पूरे 1 लाख का इनाम रखा है।
शहर में सोने की बड़ी चोरी की बात सुनकर राघव का दिमाग घूम जाता है और वो सोचने लगता है, कहीं इस चोरी का मेरे खेत के सोने के अंडों से तो कोई संबंध नहीं, कहीं साहूकार तो चोर नहीं। यही सोचकर राघव को साहूकार पर शक हो जाता है और उसका शक सही निकलता है। हम भी कितने शातिर चोर हैं, चोरी के सोने को पिघलाकर अंडों में बदलकर रात को खेत में रखाते हैं और फिर सुबह जाकर खुद ही उठा लाते हैं। और बेवकूफ राघव ये कभी भी नहीं समझ पाएगा कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? अरे बिल्कुल सही कहा। साहूकार की असलियत सामने आते ही राघव के सामने सारी तस्वीर साफ हो जाती है और वो साहूकार की नौटंकी को भी अच्छे से समझ जाता है। अब समझा, साहूकार ये सारी चाल अपनी चोरी के इल्जाम में मुझे फंसाने के लिए चल रहा है। पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं इन चोरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लूंगा। यही सोचकर राघव अपने दोस्त आनंद के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहां के पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बता देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर बिना समय गवाए साहूकार को गिरफ्तार कर लेता है। साहूकार बिशन, तुम्हें और तुम्हारे इन साथी को सोने की डकैती के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह साहूकार को अपने किए की सजा मिल जाती है और राघव को सोना चोरों को पकड़वाने के लिए पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।